हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट एमपीपीएससी जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। एमपीपीएससी 2020 के ये फर्स्ट पेपर के लिए मैंने जीके की एमसीक्यू सीरीज बनाई है, जिसमें कि आपको नवीन पाठ्यक्रम जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये 18वां वीडियो में पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसको लगातार देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और लगातार मेरी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ध्यान रखिए, ऑल का जो रेडियो बटन है वो सिलेक्ट करने के बाद में आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल वीडियोस नोटिफिकेशन। तो चलिए शुरू करता हूँ ये वीडियो, जिसमें कि मैंने अगले 25 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ में प्रसिद्ध पुरंदर संधि, ध्यान देखिएगा, पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो किसके साथ में किए थे? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या फिर दिलेर खां? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो सही विकल्प है जय सिंह। जय सिंह के साथ में ये हस्ताक्षर किए थे, इसको कहते हैं पुरंदर संधि। और ये कब हुई थी? 1665 में शिवाजी के साथ में। और इसमें शिवाजी ने संधि में क्या दिया था? शिवाजी के पास में टोटल 35 किले थे, ठीक है ना। 35 किलों में से 22 किले इनको देने थे और 22 किले इन्होंने दिए। साथ ही साथ में शिवाजी ने अपने पुत्र, इनका जो पुत्र थे, कौन थे पुत्र इनके? संभाजी राव। ध्यान रखना, ये इनके पुत्र थे संभाजी इनके पुत्र थे, ठीक है ना। इनको उनके दरबार में, जो मुगल दरबार है, ठीक है ना, मुगल दरबार में इन्होंने 5000 मनसबदार 5000 का जो मनसबदार है वो बनाया था इन्होंने, ठीक है। तो दिस इज द रियल एंड करेक्ट फैक्ट, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है जय सिंह, जो कि इनके कौन थे? ये आमेर के मिर्जा थे ये, ठीक है ना। आमेर ये पूरे आमेर का हिस्सा इनके पास में था। देन उसके बाद में ये आमेर से इनको भेजा गया था शिवाजी के साथ में संधि करने के लिए। ये संधि जरूर ध्यान रखना, पुरंदर की संधि है ये। अगला प्रश्न आ गया, 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह का, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर मंगल पांडे? तो इसका सही उत्तर कौन सा है, सही विकल्प कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है तात्या टोपे। तात्या टोपे का ये नाम था रामचंद्र पांडुरंग। और ये नाना साहब के क्या थे? ये चीफ इन कमांडर यानी कि सेनापति थे। नाना साहब की जो सेना थी उनके ये सेनापति रहे। और तात्या टोपी को फांसी की सजा कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में। शिवपुरी में इनको फांसी की सजा दी थी और इनको धोखे से पकड़वा दिया था। किसने? जय सिंह ने। जय सिंह चौहान वंश के, उसने इस धोखे से पकड़वा दिया था अंग्रेजों को हाथों, और वहां पर इनको फांसी की सजा दी थी। कब दी थी? 1858 में, ठीक है ना। 1858 में इनको फांसी की सजा दी थी और वहीं पे इनकी समाधि भी है। कहाँ पर? शिवपुरी में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। 1907 ईस्वी का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, वार्षिक अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने या फिर आरबी घोष ने? तो इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है आरबी घोष। रास बिहारी जो घोष हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और ये इसका सही विकल्प है। और इस अधिवेशन में दोनों दलों ने हिस्सा लिया था। दोनों दल मतलब कौन से? गरम दल और नरम दल, दोनों दलों ने इस अधिवेशन में हिस्सा लिया था। और आरबी घोष मतलब रास बिहारी, वो डॉक्टर थे, ये डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। और ये बहुत ही ज्यादा नर्म थे, तो इसलिए इनको अध्यक्ष बनाया गया। और इससे पहले प्लान किया जा रहा था कि बाल गंगाधर तिलक जी को इसमें अध्यक्ष बनाया जाए। उसके बाद में फिर लाला लाजपत राय जी को भी बनाना चाहा, लेकिन ये दोनों ही गरम दल के थे। इस कारण से इन दोनों का जो डिसीजन था वो टाला। फिर उसके बाद में डॉक्टर आरबी घोष को, जो कि नरम दल के थे, इनकी अध्यक्षता में यह अधिवेशन हुआ था। कहां पर हुआ था? ये सूरत में 1907 में, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। मुस्लिम लीग के द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि पर
सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित किया गया था, यानी कि सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निश्चित किया गया था। तो वो कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946 या फिर 18 अगस्त 1946? तो इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी। 16 अगस्त 1946 को इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे यानी कि सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में इसको मनाना निश्चित किया था। और ये क्यों मनाया गया था? क्योंकि इन्होंने जो कैबिनेट मिशन थी, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन योजना जो बनाई गई थी, उस पूरी की पूरी योजना को अस्वीकार करना और उसको खारिज करना था। और उसी के साथ साथ में इन्होंने अलग से अपना नया देश की मांग रखी थी, जो कि है पाकिस्तान। पाकिस्तान के निर्माण करने के लिए इन्होंने ये पूरे की पूरी योजना बनाने की प्लान की थी, और इसलिए इन्होंने ये सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया था 16 अगस्त को। और इस समय काफी कुछ नुकसान हुआ था, दंगे हुए थे। और बंगाल में जो बंगाल जो कि अभी पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश दोनों एक साथ थे उस समय, तो वहां पर करीब 7,000 लोगों में उस दंगे में लोगों की मौत हुई थी उसमें, ठीक है ना। और बहुत ही भयंकर दंगे हुए थे उस टाइम पे, जो कि बिहार, बंगाल, सिलहट, मुंबई, अन्य सभी स्थानों पर बहुत ही भयंकर रूप से ये दंगे हुए थे, ठीक है। तो ये पूरे की पूरा सही फैक्ट मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में बताया। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहां पर? अफगानिस्तान में, बर्मा में, इंग्लैंड में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस में? तो ये बताइए इसमें से सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है ना। यहाँ पर ये गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी नवंबर 1913 में। नवंबर 1913 में इसकी स्थापना की थी। और स्थापना करने वाले कौन थे? इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम था सोहन सिंह भकाना। सोहन सिंह भकाना, ठीक है ना। ये थे, इन्होंने इनकी इस चीज की, ये गदर पार्टी की स्थापना की थी। एक्चुअली में इसका नाम गदर पार्टी नहीं था। इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। क्या नाम रखा गया था? हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये इसका नाम रखा गया था। और ये स्थापना करने के बाद में, ठीक है ना, इस हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना करने के बाद में यहाँ से एक मैगजीन प्रिंट हुई थी, ठीक है ना। एक मैगजीन छपी थी जिसका नाम था गदर, ठीक है ना। गदर नाम की एक मैगजीन पत्रिका छापी थी। तो इस कारण से, ठीक है ना, इस आंदोलन का नाम गदर आंदोलन रख गया था, ठीक है ना। जो आंदोलन चला था, इस गदर पत्रिका के बाद में ही इसका नाम गदर आंदोलन हो गया था। गदर आंदोलन, ठीक है ना। इस कारण से इसका नाम गदर पार्टी के रूप में जाना जाने लगा, ठीक है ना। और इसके जो सदस्य थे, वो सदस्य भी बहुत ही ज्यादा प्रमुख थे, ठीक है ना। जैसे कि लाला हरदयाल, पंडित काशीराम, ठीक है ना, भाई परमानंद और करतार सिंह। तो ये प्रमुख सदस्यों के रूप में इनका नाम लिया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसमें से प्रमुख जो थे वो थे लाला हरदयाल, जिन्होंने कि जर्मनी के बर्लिन में भी, ठीक है ना, इस स्वतंत्रता समिति का एक गठन भी किया था, ठीक है ना। इसी के साथ में चलते हुए जो कि गदर पार्टी के सदस्य थे लाला हरदयाल, उन्होंने बर्लिन जर्मनी में भी भारतीय स्वतंत्रता समिति के नाम से एक समिति का गठन भी किया था, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रमुख पॉइंट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है स्थित? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियां या फिर सतमाला पहाड़ियां? तो कौन सा विकल्प इसमें से सही है कि जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है? तो वो है मांडव की पहाड़ी। ये जो पहाड़ियां हैं ये गुजरात में है, ठीक है ना। गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों में लगी हुई हैं, ये महाराष्ट्र में नहीं छूती हैं। बाकी ये तीनों की तीनों पहाड़ियां मध्य प्रदेश के दक्षिण से छूती हुई महाराष्ट्र में छूती हैं। तो इसलिए ये तीनों पहाड़ियां महाराष्ट्र का हिस्सा हैं। लेकिन मांडव की पहाड़ियां जो हैं वो गुजरात और मध्य प्रदेश में स्थिति बनाती हैं, ठीक है। आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी आपके लिए लाया है एक फ्री प्लान, जिसमें कि आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। इसी के साथ में आपको मिलेगा 500 से ज्यादा फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग के साथ ही साथ में 20,000 से ज्यादा फ्री क्वेश्चंस,
फ्री मॉक टेस्ट और उन सभी के एनालिसिस, और साथ में आपको अनअकैडमी देगा और भी बहुत कुछ। फ्री प्लान एक्सेस करने के लिए आज ही डाउनलोड करें अनअकैडमी का ऐप और यूज करें मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जो कि रेड लेटर में, कैपिटल लेटर में आपके सामने दिख रहा है। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के प्लस बैचेस के बारे में, जो कि आपकी हर जरूरत के लिए परफेक्ट है। जी हाँ, अनअकैडमी के साथ में आप अपनी प्रिपरेशंस की जरूरत के हिसाब से घर बैठे ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की सिलेक्शन पक्की कर सकते हैं। ये सारे बैच बहुत जल्दी शुरू हो रहे हैं और अपनी प्रिपरेशन में आप जहां भी हैं वहां से आपको बहुत मदद करने वाले हैं। तो आइए जान लेते हैं इन सभी कोर्सेज के बारे में। जो भी प्रीलिम्स 2020 क्लियर करना चाहते हैं ध्यान से सुने। आपकी तैयारी के लिए आ गया है अल्टीमेट 60 डेज क्रैश कोर्स विद एमसीक्यू प्रैक्टिस, लाइव थ्योरी लाइव रिवीजन दिन में और सब्जेक्ट वाइज लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस जो कि रात में होगी। मध्य प्रदेश के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव कोर्स का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ में 20 से ज्यादा प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस होगी और 20,000 से ज्यादा क्वेश्चंस बैंक की डेली प्रैक्टिस आप कर सकेंगे। यह बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, तो आज ही जाकर एनरोल करें और अपनी तैयारी को और भी पक्की करें। क्या आप मध्य प्रदेश एसआई एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हैं? तो अभी ज्वाइन कीजिए लक्ष्य एमपी सब इंस्पेक्टर 3 मंथ फाउंडेशन कोर्स, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विज। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इस कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी शुरू कर रहे हैं? और तो अभी आप ज्वाइन कीजिए 10 मंथ का मेगा फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से। इसमें आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और वीकली मेगा क्विजेस। इस कोर्स का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज ही अपने सपने को साकार करें अनअकैडमी के साथ में। क्या आपका थ्योरी का रिवीजन हो गया है और आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू रिवीजन चाहिए? तो आपके लिए अनअकैडमी लेके आया है 60 डेज रिवीजन वेज कोर्स थ्रू सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज। इसमें सब्जेक्ट वाइज आपको एमसीक्यू रिवीजन होगा और साथ ही साथ में क्लास के बाद में इसके नोट्स भी मिलेंगे। और ये स्टार्ट हो चुका है 14 जनवरी से, तो बिल्कुल भी देरी ना करें, ज्वाइन करें इस कोर्स को। इसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। क्या आप ऑलरेडी रिवीजन कर रहे हैं? तो ज्वाइन कीजिए रिवीजन कोर्स को। संपूर्ण ज्ञान में आपको रिवीजन सेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं विद डाउट क्लियरिंग के साथ में। और संकल्प बैच में आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, आपके रिवीजन को बूस्ट करने के लिए। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आज ही इन बैच को ज्वाइन करें। दोनों बैच में 2 जो सब्सक्रिप्शन है वो आप एक ही वैल्यू में पा सकते हैं। जिन लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। अब अपने मेंस की तैयारी में बिल्कुल भी चूक ना करें। आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेके आया है स्वप्न पूर्ति बैच, जिसमें कि आपको 35 दिन में एमपीपीएससी मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी विद डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। इसमें कि आपको मध्य प्रदेश की टॉप फैकल्टी के साथ में पढ़ने का मौका मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ ही साथ में आपको वीकली मेगा क्विज भी कंडक्ट कराई जाएंगी। तो आज ही अपनी सफलता की सीढ़ी को एक और कदम आगे बढ़ाएं अनअकैडमी के साथ में। आइए अब जान लेते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस कैसे लेना है। बस आपको प्ले स्टोर पर जाना है और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और इसमें अपना गोल एमपीपीएससी व्यापम सेलेक्ट करना है और प्ले प्लस कोर्सेज में जाकर अपने मनचाहे बैचेज और कोर्स को एनरोल करके गेट सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको क्लिक करना है। इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट पाने के लिए फीस में आपको मेरा रेफरल कोड जो कि रेड कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा है उसको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट इन द फीस। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और एमपीपीएससी और व्यापम क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए। लेट्स। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो क्या है? ताम्र अयस्क, लोहा अयस्क, कोयला या फिर मैग्नीज। तो कौन सा मिनरल्स है जो कि यहाँ से निकाला जाता है और कौन सा विकल्प सही है? तो वो है कौन सा? कोयला। सी है ये, सी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। और ये विश्रामपुर कहाँ पर है? ये
ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य है और उसका ये सरगुजा सरगुजा जो जिला है उसमें है ये विश्रामपुर तहसील। वहां पर कोयले का उत्खनन यहाँ से किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आ गया, कार्डेमम की जो पहाड़ियां हैं जिनकी सीमा पर स्थित है वो क्या है, मतलब कौन कौन सी सीमा पर ये स्थित है कार्डेमम की पहाड़ियां। कार्डेमम यानी कि इलायची। कर्नाटक तमिलनाडु, कर्नाटक केरल, केरल तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कौन सा सही विकल्प है इसका? तो इसका सही विकल्प है केरल और तमिलनाडु, ठीक है ना। इन दोनों की तट पर ये कार्डेमम की पहाड़ियां स्थित हैं और ये जो पहाड़ियां हैं ये नीलगिरी पहाड़ियों के बिल्कुल करीब है, ठीक है ना। जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना, उससे बिल्कुल करीब में मिलती हुई पहाड़ियां हैं। और ये पाल घाट का जो दर्रा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पाल घाट का जो दर्रा है, पाल घाट के दर्रे के बिल्कुल करीब में है ये, और उसी की एक शाखा पर ये कार्डेमम की इलायची है, ओ कार्डेमम की पहाड़ियां, सॉरी, ठीक है ना। ये कार्डेमम की पहाड़ियां हैं वो पाल घाट के दर्रे के करीब में ही, जो उसकी संयुक्त पहाड़ियां हैं उत्तर की शाखा में, ठीक है ना, उत्तर में स्थित है ये पहाड़ी और वहां पर ये कार्डेमम की पहाड़ियां स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। और पालघाट, यहाँ पर भी नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में एक और बताना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दूधा बेटा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल, इसको भी आप बिल्कुल रट लीजिएगा। ये सिंगल पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंची चोटी है वहाँ की, सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ पर? कटक में, जमशेदपुर में, नागपुर में या फिर रांची में। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है नागपुर, ठीक है ना। महाराष्ट्र में है ये नागपुर और वहां पर ये स्थित है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान। और इसका अगर पूरा नाम देखा जाए, पूरा नाम नहीं है इसका, जो पूरा नाम है वो है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, ठीक है ना। यहाँ पर बीच में एक शोध जरूर आएगा, ठीक है ना। शोध संस्थान है ये और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1958 में, ठीक है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का न्यूनतम जो यौन अनुपात यानी कि लिंग अनुपात कहाँ पर है सबसे कम? ये ऑप्शन दिए हैं आपके सामने, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली या फिर हरियाणा में। तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है दमन और दीव। दमन द्वीप में सबसे कम लिंगानुपात है और अगर इनमें सबके लिंगानुपात की बात की जाए तो इसका जो लिंगानुपात है वो 618 है 1000 में। 1000 से ही इसके कैलकुलेशन किया जाता है। इसी तरीके से अगर चंडीगढ़ का देखा जाए तो चंडीगढ़ का है 818 1000 में, ठीक है। और दादर नगर हवेली का जो लिंगानुपात है वो 775 1000 के अंदर में है और हरियाणा का 877 है, ठीक है। तो सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीव का है यहाँ पर, ठीक है, 618। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, सेंसस के अकॉर्डिंग है। और अब जो सेंसस है वो 2021 का इस वर्ष होगा, ठीक है ना, जो कि पूरा ऑनलाइन माध्यम से इसको किया जाएगा, ठीक है ना। पैटर्न पूरा बदल रहा है, पूरा डिजिटाइजेशन में ही इसका सेंसस क्रिएट किया जाएगा इस बार, क्योंकि 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना भारत की जाती है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली जनगणना कब हुई थी और किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी इसको, ठीक है ना। और कब? 1871 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से 1882 में इसकी जनगणना की थी लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या फिर पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही प्रश्न का जो इसका विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है सेकंड नंबर पर, वो महाराष्ट्र है। और प्रथम नंबर पर अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? प्रथम नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और इसमें जो जनसंख्या के आंकड़े हैं 2011 के अनुसार, वो अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो
19 करोड़ से अधिक आबादी है, ठीक है ना। ये पहले नंबर पर, यानी कि पूरे भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जो राज्य है वो कौन सा है? वह है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर 19 करोड़ 95 लाख, ठीक है ना। इसके आगे के आंकड़े आप समझ सकते हैं। 19 करोड़ 95 लाख के आसपास की, इससे अधिक की आबादी है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। और इसके बाद में अगर महाराष्ट्र की देखी जाए तो महाराष्ट्र की जो आबादी है वो 11 करोड़ 23 लाख, ठीक है ना। ये लाख में है और आगे भी फिगर है इसका। ये महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे आता है पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए, द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होके बहती है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या फिर कृष्णा नदी? तो कौन सा है इसमें से विकल्प सही? तो इसका जो सही विकल्प है वो है नर्मदा। जो नर्मदा नदी है यही रिफ्ट घाटी से, यानी कि भ्रंश घाटी, ठीक है ना, से होकर ये बहती है, यानी कि गहरी घाटी का निर्माण करते हुए दर्रों के अंदर में से बहती हुई ये निकलती है नर्मदा नदी। और इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम है अमरकंटक से। कई पिछली सीरीज में मैं बता चुका हूँ, अमरकंटक से इसका उद्गम है और ये पूर्व से पश्चिम की ओर इसका उद्गम है। और इसी के साथ में एक नदी और है जो कि इसी के समानांतर बहती है, वह है ताप्ती नदी, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ से है? ये बैतूल से मुल्तई में। जो बैतूल जिला है उसकी जो मुल्तई तहसील है वहां से इसका उद्गम है। और दोनों ही रिफ्ट घाटी का ही निर्माण करती है, यानी कि रिफ्ट घाटी से ये दोनों ही नदियां रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। और कहाँ? अरब सागर में जाके गिरती हैं। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। खंबात की जो खाड़ी है वहां पर इसका विसर्जन होता है, ठीक है। और ये क्या? एस्चुरी यानी कि ज्वार, ठीक है ना। एस्चुरी का निर्माण करती हुई ये गिरती हैं खंबात की खाड़ी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? इजराइल, कुवैत, कतर या फिर सऊदी अरब? यानी कि सबसे अधिक नगरीकृत यानी कि अच्छे से बसा हुआ शहर कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो वो है कुवैत। कुवैत ही है जो कि पूरे में, ठीक है ना, पश्चिम एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत है। अगर इनकी नगरीकृत की प्रतिशत की आधार पर देखा जाए तो इजराइल, कुवैत, कतर और सऊदी अरब यहाँ पर 2010 के ये आंकड़े हैं। 2010 में, ठीक है ना, जो ब्रिटानिका ईयर बुक है, ठीक है ना, कौन सी? ये भी याद रखिएगा, ये एक बुक का नाम है ब्रिटानिका ईयर बुक में, ठीक है ना, इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी थी। उसी के अनुसार इसमें सबसे अधिक आबादी कुवैत की है और कुवैत में जो 98.3%। उसके बाद में सेकेंड नंबर पर जो जो नंबर लगता है वो लगता है कतर का, जो कि है 95.8%। फिर आता है इजराइल का जो कि सिर्फ 0.1% है, 95.7% है, यानी कि ये 0.8 है और ये 0.7 है। 0.1% से थोड़ा डिफरेंस रह जाता है। इसी तरीके से सऊदी अरब ये 82.6% के हिसाब से ये सर्वाधिक नगरीकृत देशों में इनकी गिनती आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वो कहाँ पर है? ये न्यू साउथ वेल्स, नॉर्थर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड या फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर स्थित है ये और इसका नाम क्या है? ये कुलगार्डी। और ये कुलगार्डी क्या है? ये सोने की खदान है। यहाँ से सोना निकाला जाता है, सोने की खदान है ये, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, विश्व विख्यात ये सोने की खदान है। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित देशों में से किसी एक को यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि यूरेनियम वहां पर पाया जाता है। तो कौन सी सिटी है यहाँ पे कि जिसको कि यूरेन सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किस देश में है? रूस में या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका? कहाँ पर है ये यूरेनियम सिटी? तो वो है कनाडा में। कनाडा, यहाँ पर सबसे अधिक यूरेनियम पाया जाता है और कनाडा की ये सिटी है जिसका नाम है यूरेनियम सिटी। और जो कि कहाँ पर स्थापित है? उत्तर पश्चिम में। कनाडा का जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है, वहां पर ये सिटी है जिसका नाम है
संस्कचेवा, ठीक है ना, संस्कचेवा नाम है जिसका, और यह है यूरेनियम सिटी कनाडा में। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि पर हुआ था वह क्या है? 16 अगस्त 1950, 1 अप्रैल 1951, या फिर 6 अगस्त 1952, या फिर 16 अगस्त 1952। तो कौन सा विकल्प इसका सही है? तो इसका सही विकल्प है सी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आ गया, वह राज्य जहां पर विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ये बताना है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या राजस्थान। तो इसमें से कौन सा विकल्प है यहाँ पे कि ये अपनी विधान परिषद नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है, बाकी इन तीनों में विधान परिषद की, ठीक है ना, इसमें है तीनों में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद आसीन व्यक्तियों को निम्नलिखित में से कौन से सही क्रम है? यानी कि सबसे पहले कौन राष्ट्रपति बने, फिर उसके बाद में कौन, फिर उसके बाद में कौन, फिर उसके बाद में कौन, ये बताना है आपको। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, कौन से विकल्प को अपन चुनेंगे इसमें से? तो इसमें से डी विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है ना, डी में सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर एस राधाकृष्णन आए थे, उसके बाद में जाकिर हुसैन जी बने तीसरे नंबर पर, फिर पीवी गिरी चौथे नंबर पर बने। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो वो कौन सा अधिनियम है? भारत सरकार अधिनियम 1909 या 1919, 1935 या 1947। तो कौन सा विकल्प है जिसके अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था का ढांचा बना था? संघीय व्यवस्था, ठीक है, संघीय शासन की जो व्यवस्था थी उसका ढांचा बना था किस अधिनियम के साथ में? तो वो अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल आज भी निरंतर चलायमान है। हाँ, उनमें से कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया है, लेकिन ये जो अधिनियम है ये 1935 में ब्रिटिश सरकार ने इसको क्रिएट किया था, और उसमें से कई अधिनियम अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही संघीय शासन व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी इस अधिनियम के तहत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत के संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच किए गए शक्तियों के विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? यानी कि किस अधिनियम के आधार पर केंद्र और राज्यों में जो शक्तियों का विभाजन हुआ था वो कौन से अधिनियम के अनुसार हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टैग चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो सही विकल्प है वो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ था, और इसी में इसका पूर्ण उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किसने किया था? विलियम डगबई द्वारा, दादा भाई नेहरू द्वारा, एमजी रानाडे द्वारा, या फिर BKRB राव जी द्वारा। तो इसका सही विकल्प कौन है? किसने सबसे पहले भारत की आय का मापन किया था, उसको पूरा कैलकुलेट कर कर सरकार के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया था? तो वो है दादा भाई नेहरू जी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और दादा भाई नेहरू जी ने ये कब बताया था? ये बताया था 1868 में, 1868 ईस्वी में। ठीक है ना, इसके बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया था। ये आपको पता होना चाहिए कि कब ये पूरा का पूरा प्रथम आय का मापन किया था। ठीक है ना, और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस बुक का भी नाम आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है ना, इसका नाम बिल्कुल दोहरा लें, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए बताई गई थी। ठीक है ना, 20 रुपए की इसमें गणना की गई है कि उस समय भारत में जो व्यक्ति थे उनकी प्रति व्यक्ति की आय जो थी वो 20 रुपए प्रति व्यक्ति थी। ठीक है, तो दिस इज द पूरा मैंने आपको फैक्ट बताया। कब हुई थी ये? 1868 में इसका मापन किया गया था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ गया, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? राष्ट्रीय आय और तथा रोजगार, खाद्यान्न आपूर्ति, या फिर औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या फिर इनमें से सभी। तो सही विकल्प कौन सा है? तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो भी कृषि का महत्व है वो इन सभी पर भी कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय तथा रोजगार भी है, साथ में खाद्यान्न आपूर्ति भी है और औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो सभी इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पैन कार्ड निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ में प्रयोग नहीं किया जा सकता? पते का प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, पंजीकृत करदाता प्रमाण पत्र, या फिर जन्म तिथि प्रमाण पत्र। तो किसके बारे में इसमें आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है? तो वो है एड्रेस। एड्रेस का जो सर्टिफिकेशन है, एड्रेस का प्रमाण पत्र इससे नहीं जारी होता क्योंकि इसमें एड्रेस मेंशन नहीं होता है। इसमें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होती है मेंशन, और पंजीकृत आय करदाता का जो नंबर होता है, पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो इसमें शो होता है, साथ में डेट ऑफ बर्थ होती है। तो ये तीनों चीजें उसमें उपस्थित होती हैं। एड्रेस प्रूफ नहीं होता है इसलिए इस पे प्रमाण नहीं दिया जाता। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, पेट्रोलियम पदार्थ के उचित एवं पोषक जो पोषणीय मूल संदर्भ में स्थापित जो विशेषज्ञ समूह था उसके अध्यक्ष कौन बने थे? सीताराम येचुरी, किरीट पारिक, युद्धवीर रेड्डी, या फिर भरत झुनझुनवाला। तो इसका सही विकल्प कौन सा है? तो इसका जो सही विकल्प है वो डी है। डी ऊपर पहुंच गया है इसमें, ठीक है ना, ये सी है, तो डी विकल्प है किरीट पारिक। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है। यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ के जो उचित एवं पोषणीय मूल्यों का संदर्भ में जो एक विशेषज्ञ का समूह बनाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी किरीट पारिक जी ने। ठीक है, तो ये थे पूरे 25 क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सामने रखे एमपीपीएससी 2020 के लिए। ध्यान रखिएगा, जो एमपीपीएससी है 2020 उसके लिए ये विशेष पूरी सीरीज तैयार की गई है और इसमें वो सारे क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो वीडियो को अंत तक आप सभी लोग देखिए, साथ में वीडियो को कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। साथ में आप वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने सभी ग्रुप्स में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस वीडियो को देखकर एमपीपीएससी के इस सीरीज से फायदा उठा पाएं। और साथ ही साथ में लगातार मेरी सीरीज से जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। ऑल का जो रेडियो बटन है सिलेक्ट करने के बाद ही आपको सब्सक्रिप्शन का जो बटन है वो क्लिक करना है, देन यू विल गेट ऑल वीडियोस नोटिफिकेशंस। तो इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो एमपीपीएससी जीके का फिर आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।